हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू IELTS श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर के साथ साथ 28 दिसंबर की भी न्यूज़ को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं आज की इस द हिंदू एनालिसिस में। शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की और आपको बता दूं, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। Only 153 days have been left for UPSC 2023. So buck up guys and focus on your dream. Okay. Today's pinch of positivity is find good in things. Find good in things and not good things. देखो, गुड थिंग्स जो होती है ना वो कभी ना कभी फेड आउट हो जाती हैं, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव अच्छा करना है, आपको अपना एटीट्यूड अच्छा करना है। तो अगर एक बार आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया अच्छा हो गया ना, तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। तो फाइंड गुड इन थिंग्स एंड नॉट गुड थिंग्स। बढ़ते हैं आगे आज के पहले आर्टिकल की तरफ। आई फॉर एन आई शरिया सिस्टम रिटर्न टू कोर्ट इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में आप लोग जानते हो तालिबान आ चुका है, और तालिबान ने पहले तो बहुत कस्में वादे किए थे। जब दोहा में इनकी मीटिंग हुई थी यूएस वालों के साथ, तो इन्होंने बड़े कस्में वादे किए थे कि हम एक डेमोक्रेसी बनेंगे, आगे जाके हम दुनिया की लोगों की सुनेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये वही कर रहा है जो करता आया था। तो तालिबान ने अपना यहाँ पे शरिया लॉ सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया है। एंड आई फॉर एन आई सिस्टम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप जो भी क्राइम करोगे उसकी सजा आपको उसी क्राइम के रूप में भुगतनी पड़ेगी। अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपको फांसी की सजा होगी एंड सो ऑन। ओके। तो यहाँ पे ये इस्लामिक लॉ या शरिया है क्या? देखो, शरिया जो है ना एक कोड ऑफ लिविंग है जो जनरली मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम है वर्ल्ड वाइड, वो इस लॉ को, वो इस कोड को मानते हैं अपनी डेली लाइफ में। और इसी शरिया लॉ के थ्रू, इसी कोड के थ्रू इनको गाइडेंस मिलती है अलग अलग इश्यूज पे। तो मॉडेस्टी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, क्राइम को लेकर, इन सभी को लेकर अलग अलग लॉज बनाए हुए हैं शरिया लॉ के अंतर्गत। सो बेसिकली मुद्दा यहाँ पे ये है कि इसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन सारा मुद्दा, सारा खेल इंटरप्रिटेशन का है। इंटरप्रिटेशन अलग अलग देश, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग कस्टम्स के अकॉर्डिंग वेरी होता रहता है। तालिबान के स्कॉलर्स ने अपना अलग इंटरप्रिटेशन निकाला है यहाँ पे शरिया लॉ का। और इनका जो एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट्स, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स आर लाइक नॉर्मल। ओके। तो पूरा शरिया लॉ क्या है? और देखो, आज का जो मॉडर्न मुस्लिम स्टेट होता है ना, आजकल के जो मॉडर्न मुस्लिम स्टेट्स, वो भी जनरली इस तरह की कॉर्पोरल एंड कैपिटल पनिशमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जो शरिया है, शरिया देखो एक इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक कोड है ऑफ लिविंग, इस्लामिक कोड ऑफ गाइडेंस है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई जो तालिबान अपने अकॉर्डिंग करवा रहा है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में करा रहा है। तो शरिया के इंटरप्रिटेशन को लेकर बड़ा बड़ा मुद्दा आता है कि इसको एग्जैक्टली इंटरप्रेट किया कैसे जाए। मॉडर्न मुस्लिम कंट्रीज इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करती हैं, और तालिबान तो इसको बिल्कुल एक्सट्रीम तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। ओके। तो बेसिकली शरिया क्या है? शरिया कुरान पे बेस्ड है। यानी कि ये प्रोफेट मोहम्मद की लाइफ पे, उनकी लाइफ की स्टोरीज से रिलेटेड है, रिलीजियस स्कॉलर्स की रूलिंग से रिलेटेड है। और ये एक मॉरल एंड लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इस्लाम के अंतर्गत, ठीक है। कुरान जो है वो एक डिटेल्ड पाथ देता है आपको मॉरल लाइफ का, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉज नहीं बताए गए हैं कुरान में। शरिया जो है स्पेसिफिक क्राइम्स के बारे में बात करता है, जैसे थेफ्ट हो गया, अडल्ट्री हो गई, और इनके लिए पनिशमेंट्स भी कई जगह पे यहाँ पे शरिया में ही बताए हुए हैं। अगर आपको प्रॉपर प्रूफ मिल जाता है, अगर आपने सामने वाले का जो जुर्म है वो कबूल कर लेता है वो, या फिर जो क्राइम है वो स्टैब्लिश हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, तो उसको क्या पनिशमेंट देनी है वो भी शरिया में लिखा हुआ है। तो ये एक मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइड की तरह बिहेव करता है शरिया, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप कैसे प्रे करोगे, कब प्रे करोगे, मैरी एंड डाइवोर्स करने के क्या तरीके हैं इस्लाम में, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें आप एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि तालिबान ने अभी क्या किया है ना, तालिबान ने बोल दिया कि विमेन जो है वो अपने घर के बाहर निकलेंगी भी नहीं, पब्लिक लाइफ में भी नहीं आएंगी अपने मेल काउंटर पार्ट के बिना, मेल एस्कॉर्ट के बिना। यानी कि उनको अगर बाहर निकलना है विमेन को, तो उनको साथ में अपना कोई मेल रिलेटिव साथ में रखना पड़ेगा। विमेन की एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे बैन लगा दिया गया है। विमेन कोई जॉब नहीं कर सकती, मतलब बेसिकली विमेन की पब्लिक लाइफ बिल्कुल जीरो कर दी गई है तालिबान के द्वारा। लेकिन शरिया में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि विमेन अपने मेल एस्कॉर्ट्स के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती, विमेन जॉब नहीं कर सकती, कहीं पे भी नहीं लिखा है शरिया में। ओके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। शरिया को इंटरप्रेट करना इज द मेजर इशू।
शरिया का इंटरप्रिटेशन बहुत डिबेटेबल है, अलग अलग मुस्लिम वर्ल्ड, अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है। एक इंटरप्रिटेशन शरिया का ये है कि विमेन के पास एक्सटेंसिव राइट्स होनी चाहिए, विमेन के पास हर तरह के राइट्स होने चाहिए, जबकि दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि विमेन के पास कोई राइट्स नहीं होने चाहिए। तो बड़े एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन इसके हो सकते हैं। क्रिटिक्स का कहना ये है कि तालिबान ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो सिर्फ यहाँ पे नाम शरिया का दिया, लेकिन शरिया के हिसाब से वो रिस्ट्रिक्शंस बनते ही नहीं है। तो इस्लामिक लॉ के नाम पे सब करा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस्लामिक लॉ इसको परमिट ही नहीं करता। तो तालिबान का कहना ये है कि शरिया लॉ जब इंस्टीट्यूट इन्होंने किया, इसका मतलब ये नहीं था कि ये सब जो कर रहे हैं वो इस्लामिक स्कॉलर्स के हिसाब से कर रहे हैं, इस्लामिक अथॉरिटीज के हिसाब से कर रहे हैं। ये अपने हिसाब से आर्बिट्ररी लॉज लेकर आ रहे हैं और उसको नाम दे दे रहे हैं शरिया का। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा। बात करते हैं अगले मुद्दे के बारे में, व्हाट इज द प्रपोजल टू बैन द सेल ऑफ सिंगल सिगरेट्स। तो सिंगल सिगरेट्स को बैन करने का प्रपोजल क्यों लाया जा रहा है? तो देखो, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी आई है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे। इसमें एक यहाँ पे कैंसर मैनेजमेंट को लेकर, कैंसर कैसे कम कर सकते हैं इस बारे में बात की हुई है। और इसमें इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी। पहली रिकमेंडेशन तो ये दी कि जो हमारे देश में जो सिंगल सिगरेट्स की जो स्टिक्स बिकती है ना, उसके ऊपर बैन कर दिया जाए। ठीक है, मतलब सिंगल सिगरेट स्टिक्स बैन हो जाए, उसका सेल ना हो पाए। और दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट को जो टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाएगा इससे, और दूसरा अवेयरनेस भी जनरेट होगी कि हमें ये जो टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं लेना है। ठीक है, तो एक इंसेंटिव आ जाएगा टू यूज टोबैको बेसिकली। कोई भी इजीली टोबैको को यूज करेगा नहीं। तो प्रपोजल क्या है? पहला प्रपोजल तो यही है कि भाई देखो, जो हमारा जो सिगरेट होती है, सिगरेट में भी टोबैको होता है, तो सिगरेट की जो सिंगल स्टिक्स मिलती हैं उसके ऊपर बैन कर दिया जाए। ठीक है, मतलब सिंगल स्टिक्स को आप सेल ही ना कर पाओ। ओके, इससे होगा क्या? देखो, इससे दो तीन फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पूरा पैकेट, वो सिंगल स्टिक्स लेते हैं। तो अगर सिंगल स्टिक्स बैन कर दोगे तो इन लोगों का जो ऐसे लोग हैं जो पूरा पैकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे सिगरेट्स पीना ही बंद कर देंगे। दूसरी चीज ये कि कई सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक सिगरेट लेकर उसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल शुरू होता है और फिर वो कभी खत्म ही नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस भी खत्म हो जाएगा। ओके, इसी के साथ में इसी के साथ में जो लोग, जिनके पास लिमिटेड मनी है हैंड में, जो यूथ होते हैं जिनके पास हाथ में लिमिटेड मनी है, वो भी इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सब जो है ना, ये रेगुलर बेसिस पे जो सिगरेट्स का यूज है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे टोबैको की एक्सेसिबिलिटी हमको कम करनी चाहिए, मतलब टोबैको इतना इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलती है कि जो करंट टोबैको यूज है उसको हमको 30% तक कम करना है बाय 2025। ओके, यहाँ पे बोला जाता है कि हर तरह के जितने भी स्मोकिंग एरियाज एयरपोर्ट्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में होते हैं, उन सभी को एबॉलिश कर देना चाहिए। एक स्मोक फ्री पॉलिसी हमको लेकर आनी चाहिए। कमेटी ये भी बोलती है कि सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस हैं इंडिया में सबसे लोवेस्ट है, तो इसको हमको बढ़ाना चाहिए, प्राइस बढ़ाना चाहिए, सो दैट लोग डिस्करेज हों यहाँ पे टोबैको प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कैंसर जो है, स्पेशली ओरल कैंसर, ये सबसे ज्यादा प्रपोर्शन में मिल रहा है हमारे देश में। मतलब हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा कोई फैलने वाला कैंसर है, दैट इज ओरल कैंसर फॉर नाउ। ओके, कमेटी ने ये भी बोला कि गुटखा, पान मसाला, ये सब जो चीजें हैं ना, इनके ऊपर कंप्लीट प्रोहिबिशन, कंप्लीट बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत अग्रेसिवली मार्केट किया जा रहा है एज अ माउथ फ्रेशनर। ओके, साथ में ये भी कहा गया कि देखो, जो टोबैको का बारे में ये कहा जाता है कि ये तो सेफ लेवल तक ही हम इसमें टोबैको यूज कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने ये क्लियरली बोला है कि यहाँ पे कोई भी सेफ लेवल नहीं होता टोबैको का। टोबैको इज हार्मफुल, तो टोबैको इज हार्मफुल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार टोबैको ले रहे हो तो इट इज नॉट हार्मफुल, इट इज हार्मफुल। और इनफैक्ट आप देखोगे कि जिन लोगों को, जो भी लोग टोबैको लेते हैं, उनको निकोटीन की आदत लग जाती है। और ये निकोटीन की आदत बहुत मुश्किल से छूटती है, मतलब अगर 100 लोग कोशिश करें तो 4 लोगों की छूटेगी। तो ओनली 4% ऑफ द यूजर्स हु अटेम्प्ट टू क्विट टोबैको कंजप्शन विल सक्सीड। ओके, तो इसीलिए ये सारे प्रपोजल्स रखे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इम्प्लीमेंट कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं, बट प्रपोजल तो काफी अच्छे हैं। ओके, गवर्नेंस आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। ये कल का इशू है, नेजल वैक्सीन टू कॉस्ट 800 रुपीज इन प्राइवेट सेंटर्स। तो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है नेजली एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन है ये। इसका नाम है इनकोवैक। इनकोवैक जो है ये बेसिकली एक बूस्टर डोज होने वाला है जो 18+ एज के लोगों को लग
प्रोडक्ट्स पाएगा और ये वर्ल्ड का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है, यानी कि नाक से आप इसको इंजेक्ट कर सकते हो। 800 रुपए का मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में, और 325 रुपीज का मिलेगा गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर में। ओके, गवर्नेंस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इन्वोकैव क्या है, इनकोवैक क्या है, देखो ये एक रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डिफिशिएंट एडेनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है जिसमें प्री फ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन होता है। सिग्निफिकेंस यही है कि जब इसको आप नेजल स्प्रे के जैसे डिलीवर करते हो तो इसमें कोई जरूरत नहीं होती हमको निडल्स की या सिरिंज की, ठीक है। तो कोविड वैक्सीन जैसे निडल्स एंड सिरिंज से लग रही थी उसकी कोई जरूरत नहीं है। डिपेंडेंस कम हो जाएगी, पर्सनल जो पर्सनल स्ट्रेन पर्सनल है उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाक में तो कोई भी डाल सकता है ना दवाई, और ओमिक्रॉन वेरिएंट के हिसाब से है ये वैक्सीन। ओके, तो नेजल वैक्सीन जो है ये बेसिकली ऐसी वैक्सीन है जो जनरली अलग अलग वेज में बेसिकली एडमिनिस्टर की जाती है, लेकिन हमारी जो नॉर्मल सिरिंज वाली वैक्सीन होती है ना, जैसे आप लोगों ने भी लगाई होगी कोविड की वैक्सीन, तो वो जो होती है वो डायरेक्टली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पे बेस्ड होती है, मतलब डायरेक्टली मसल या टिश्यू में जाता है उसका ड्रग जो होता है। लेकिन अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स भी होती है, जैसे इन्फेंट्स के लिए होती है, लिक्विड सोल्यूशन होता है। तो इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें वैक्सीन को नॉस्ट्रिल्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है और फिर उसको इनहेल कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और इम्यून रिस्पॉन्स जो इन्फेक्शन की साइट है वहां पे काफी स्ट्रांग हो जाता है, और यहाँ पे इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ही ये ब्लॉक कर देता है। ओके, तो अगर आप देखोगे इसके बेनिफिट्स क्या है, पहली चीज तो इसको इजीली डिलीवर किया जा सकता है नाक में, बस आप छिड़को, वहां पे आपको ना सिरिंज की जरूरत है, ना निडल्स की जरूरत है, ना ही कोई ट्रेंड पर्सनल की जरूरत है। दूसरा, यहाँ पे डिपेंडेंस जो है ट्रेंड स्टाफ पे वो कम हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज, इम्यून सिस्टम एडिशनल हो जाता है, ठीक है, मतलब आप इम्यून रिस्पॉन्स जो है ब्लड में आपका और स्ट्रांग हो गया। ओके, इसमें आप नोज माउथ लंग्स इन सभी की लाइनिंग पे आपको इम्यून सेल्स मिलते हैं। इसके साथ जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स इन टिश्यूज में वो मेमोरी क्रिएट करते हैं, मेमोरी टू पेट्रोल एंड प्लेसेस दैट दे फर्स्ट एनकाउंटर द वायरस। जहां पे भी अगर कभी वायरस वापस उनको दिखता है तो उनकी मेमोरी में रहेगा टी सेल्स की, इस वैक्सीन को यूज करने के बाद उनकी मेमोरी में रहेगा कि हमने इनको पहले भी देखा है तो इनके ऊपर अटैक करना है, एंड सो ऑन। ओके, बढ़ते हैं आगे। कंसर्न्स क्या है, देखो कंसर्न ये है कि बहुत कम एविडेंस अभी तक हमारे पास है, कितना इफेक्टिव है ये वैक्सीन नहीं है, इसके बारे में कोई हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले तो प्राइमरीली सेफ ही लग रही है, लेकिन एफिकेसी चेक करनी पड़ेगी कि कितनी एफिकेसी इसकी है। सफिशिएंट डाटा हमारे पास नहीं है ह्यूमन ट्रायल को लेकर, तो आउटकम्स पता नहीं है सच्चे हैं झूठे हैं क्या है, ठीक है। सिंगल डोज डिवाइस जो है, मतलब इसमें आप एक ही बार का आप डोज ले सकते हो, ठीक है, और हाईली सोफिस्टिकेटेड फिलिंग टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का इशू है, कल का इशू है। यूपी गवर्नमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि अब जो आप सिविक पोल्स लोकल पोल्स कराओगे ना उसमें ओबीसी रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बात हुई है कि बिना आप ओबीसी रिजर्वेशन के लोकल पोल्स कराइए। तो यहाँ पे ये सब जो हुआ है इसमें ये कहा गया कि स्टेट जो है ये वाला यूपी जो है, इसमें जो ओबीसी सेक्शन है वो ट्रिपल टेस्ट मैंडेट को पास नहीं कर पाया है जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी, और इसीलिए इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा लोकल बॉडीज में। तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या है इसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना कि अगर ओबीसी सेक्शन को रिजर्वेशन चाहिए इन द लोकल बॉडीज तो इनको ट्रिपल टेस्ट पास करनी पड़ती है, ठीक है, ट्रिपल टेस्ट। और ये ट्रिपल टेस्ट क्या है इसकी बात करेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे टोटल 50% कोटा हमारे पास है, टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं इस न्यूज का। लेकिन देखो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं। काका कालेलकर कमीशन आई थी 1953 में, जिन्होंने पहली बार बोला कि बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे हमको रिजर्वेशन देना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस जो है SC ST के अलावा उनको हमको एक रिजर्वेशन देना चाहिए। मंडल कमीशन रिपोर्ट आई 1980 में, जिन्होंने बोला कि ओबीसी पॉपुलेशन 52% है और इनको क्लासिफाई किया गया है 1200 कम्युनिटीज से ज्यादा में। इन्होंने बोला इनके लिए एग्जिस्टिंग कोटाज जो है उसमें कोटा बढ़ाना चाहिए, जो कि पहले SC के लिए 22.5%, ST के लिए 49.5% हुआ करते थे, सॉरी 22.5 होते थे, उसको बोला कि पहले SC ST का यहाँ पे क्राइटेरिया होता था जो होता था 22.5, इसको बोला कि इसमें ओबीसी भी ऐड करो और टोटल कोटा जो है 49.5% रहेगा। मतलब अगर 100 सीट्स हैं उसमें से 49.5 सीट्स जो है वो रिजर्व हैं, इसमें हमारा ओबीसी भी आ गया, ये कहा था मंडल कमीशन ने। ओके, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी 27% जो सीट्स हैं वो रिजर्व करती है सिविल पोस्ट सर्विसेज के लिए, ओबीसी के लिए, और ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से आता है।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको बैकवर्ड क्लास कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, 340 क्लॉज 1, इन सभी में इसका मेंशन देखने को मिलता है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए हम नेशनल कमीशन बनाएंगे सेपरेट। तो यहाँ पे 102 फर्स्ट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साइन हुआ था, ठीक है, पास हुआ था, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना। ओके, बात करते हैं आगे। यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही थी। ये ट्रिपल टेस्ट क्या है? देखो भाई, ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में सबसे पहले इसके बारे में बात करी, फिर 2021 में फिर बात करी। इन्होंने बोला कि अगर आप ओबीसी को लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देना चाहते हो तो 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला तो ये कि उस स्टेट ने ओबीसी को रिजर्व यहाँ पे ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए एक कमीशन अपॉइंट करके रखी हो, ठीक है, जो कि इस केस में नहीं रखी थी। दूसरी कंडीशन ये है कि आप इस कमीशन से बोलो कि ये क्वांटिफाइबल डाटा लेकर आए कि आपके स्टेट में कितने ओबीसी हैं और कितने ओबीसी को जॉब मिली है, नहीं मिली है, रिजर्वेशन क्यों देना है, वगैरह वाला डाटा लेकर आए। और तीसरा जो यहाँ पे कंडीशन रखा गया वो ये था कि यहाँ पे ये रिजर्वेशन को जो हम लोकल बॉडीज के लिए रिजर्वेशन किया है, उस रिजर्वेशन को हम एक्सीड ना होने दें 50% से। तो वो 50% इज द लिमिट। मतलब SC ST OBC ये तीनों का मिला के जितना भी रिजर्वेशन है वो 50% से बढ़ के नहीं होना चाहिए। ये है ट्रिपल टेस्ट, ठीक है, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला फॉर ओबीसी। ऑलराइट, बात करते हैं आगे। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। आसाम के एनआरसी के ऊपर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट क्या रही? तो देखो, अभी रिसेंटली एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की एक रिपोर्ट आई एनआरसी के ऊपर, यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के ऊपर। इन्होंने बताया सीएजी ने कि यहाँ आसाम में जो ये एनआरसी की पूरा इशू कंडक्ट हुआ है ना, ये एड्रेस हुआ है, इसमें कई सारी इरेगुलरिटीज मिली है। कई जगह तो जल्दबाजी में सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, कई जगह करप्शन का मामला दिख रहा है, कई जगह पे ऐसा दिख रहा है कि जो वेजेस डिसाइडेड हुए थे वो वेजेस भी नहीं दिए गए हैं, एंड सो ऑन। ओके, तो ये एनआरसी क्या है पहले ये समझते हैं। एनआरसी देखो 1951 में पहली बार क्रिएट हुआ था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन है ये। और यहाँ पे 1951 में जब ये एनआरसी बना था तो आसाम जो था, आसाम में ही बना था। और उस टाइम पे ये कहा गया कि आसाम के अलावा जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं आसाम में, जो माइग्रेंट्स हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हैं, उनको एनआरसी की लिस्ट में उनको डाला जाएगा फॉरेनर्स की लिस्ट में। ओके, तो 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट का इशू आया, फिर बाद में एक और इशू आया 18, 19, इन सभी टाइम पे आया। और अल्टीमेटली यहाँ पे एनआरसी बनाना स्टार्ट की गई। और यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड डेट थी वो रखी गई मार्च 25, 1971। यानी कि इससे पहले जो आ गया हमारे देश में वो इंडिया का सिटीजन हो गया, बाकी जो नहीं आया, जो उसके बाद आया, वो फॉरेन सिटीजन हो गया। तो आसाम अकॉर्ड आया था 1985 में। आसाम के लोग बड़े परेशान थे क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी भी बिल्कुल चेंज हो रही थी, ठीक है। एनआरसी इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आसाम की साइड से प्रेशर था कि डेमोग्राफी हमारी चेंज हो रही है, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रेशर आया और अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट एनआरसी को लेकर आई। ओके, तो यहाँ पे सीएजी का कंसर्न क्या है पहले जानते हैं, एनआरसी क्या है फिर बात करूंगी इसकी। तो एनआरसी जो है आसाम में ही आई है अभी तक। एनआरसी जो है उसके सारी उसमें सारी डिटेल सिटीजन्स की ली जाती है। पहली बार 1951 में आई थी। इसके बाद जो अभी एनआरसी मीटिंग हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे 1971 मार्च का जो डे है वो थ्रेशोल्ड के फॉर्म में रखा गया है। टोटल एप्लीकेंट्स जो थे वो 3.3 करोड़ थे। और फाइनल जो आई लिस्ट आई उसमें लगभग 19 लाख लोगों का नाम छूट गया है। ओके, तो एनआरसी जो है सेंसस 1951 के बाद बनी। इसमें वो सारे लोग आएंगे जो इंडिया के मेंबर्स हैं, इंडिया के रेसिडेंट्स हैं। सेंसस जो हुआ था 1951 का उसने भी इसमें मदद करी थी। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो इसके पीछे होती है, एनआरसी एक्सरसाइज के पीछे। और आसाम जो है आज की डेट में इकलौता ऐसा रजिस्टर्ड स्टेट है जहां पे एनआरसी हो रहा है। इसके अलावा नागालैंड जो है उसके पास भी कुछ कुछ सिमिलर डाटाबेस जरूर है। तो ये तो बात करिए एनआरसी के बारे में, लेकिन सीएजी का क्या कहना है? सीएजी कह रहे हैं कि ये एनआरसी की एक्सरसाइज 2014 में शुरू की गई थी और इसकी डेडलाइन थी 2015। लेकिन ये होते होते अभी तक 2022 तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कॉस्ट लग गया है 288 करोड़ रुपीस का, ठीक है। और यहाँ पे पहले जो मांगा गया था कॉस्ट उससे काफी ज्यादा कॉस्ट है। तो पहले हमने कम पैसा मांगा, अब हम ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट करने का जो यहाँ पे एग्रीमेंट था वो विप्रो को दिया गया था। तो इसमें भी कुछ ना कुछ धांधली मिली है। इसके अलावा देखा गया कि जो वेजेस मिलने चाहिए लोगों को वो वेजेस कम मिल रहे हैं, ठीक है। वेजेस कम मिल रहे हैं, जो स्टाफ है उसको वेजेस कम दिए जा रहे हैं और इसके चक्कर में लगभग 155 करोड़ रुपीस बचाए गए हैं। और ये रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन है जो जनरली ऐसा माना जा रहा है कि ऑफिशियल स्टाफ के पास ही है। तो ये सारी चीजें निकल कर आई है।
और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट वायलेट हो रहा है, डाटा ऑपरेटर्स जो हैं वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक्सेस इरेगुलर और इनएडमिसिबल पेमेंट यहाँ पे हो रही हैं। और सीएजी ने ये रिकमेंड किया है कि अकाउंटेबिलिटी हमको फिक्स करनी चाहिए, कि कौन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसके अंतर्गत हमको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। 2022 के बाद रोड फैटेलिटीज बहुत बढ़ गई है, 2020 के बाद, तो कोविड 2020 के बाद रोड फैटेलिटीज बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, देखो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है इसमें बेसिकली पहले बताया ये गया है कि ये जो फैटेलिटीज हैं ये बढ़ी हैं 2020 से लेकर अभी तक, क्योंकि धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन हटे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो रोड एक्सीडेंट्स में जो डेथ्स हैं वो इंक्रीज हुई है 1.9% से, जो पिछले साल हुई थी उससे 1.9% ज्यादा डेथ हुई है। लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों का एक्सीडेंट होता है हर साल, उसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों की जान जाती है हर साल, ठीक है, और बाकी लगभग 4 लाख लोग इंजर होते हैं। तो अगर आप एवरेज पे देखोगे तो लगभग 1130 लोग जो हैं ये हर रोज इनका एक्सीडेंट होता है, और लगभग 400 से ज्यादा लोग हैं जिनका हर रोज डेथ होती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट। इसमें मेजर पॉपुलेशन जो है वो यंग अडल्ट की है, 18 टू 45 एज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद है 18 टू 60 ईयर एज में। ओके, तो रोड यूजर्स जो हैं उनमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो शिकार होते हैं एक्सीडेंट्स का वो टू व्हीलर वाले होते हैं, फिर पेडेस्ट्रियंस और फिर फोर व्हीलर्स। ओके, सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहे हैं ऐसे एक्सीडेंट्स, यूपी में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश। ओके, तो ये जो डाटा है ये डाटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं पे भी जॉट डाउन करके रख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, एकलव्य टीचर्स टू रिसीव ट्रेनिंग इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे एकलव्य टीचर्स जो हैं, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है, इस स्कूल में जो टीचर्स हैं ये, अच्छा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो ट्राइबल पीपल के लिए, और यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको स्किल्ड बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं एकलव्य स्कूल की। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है ये एक स्कीम है जिसमें मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड किया जाता है इंडियन ट्राइबल स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे 1997-98 में ये शुरू हुआ था। एकलव्य मॉडल जो है ये नासिक से शुरू हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको शुरू किया था, और यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन देने का काम शुरू किया है ट्राइबल पीपल ने। इसके अलावा ये सीबीएसई करिकुलम को फॉलो करते हैं, साथ में ये क्वालिटी एजुकेशन देते हैं ट्राइबल लोगों को, साथ में एकेडमिक एजुकेशन जो है उस पर भी फोकस किया जाता है और ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाता है। अभी एट प्रेजेंट देखोगे तो 384 फंक्शनल स्कूल हैं जो यहाँ पे इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जो पूरी ट्रेनिंग की बात की गई है इसमें देखना कि यहाँ पे बोला गया है कि ये जो टीचर्स हैं उनको कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, और यहाँ पे जो बॉडी है इन्वॉल्व वो है नेस्ट, यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ओके, ये जो सोसाइटी है ये काम कर रही है इस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लगाने के लिए। ओके, तो कोलैबोरेशन यहाँ पे हो रहा है टीचर्स के बीच में, सो दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को एम्पावर किया जा सके। 54 ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना एंड सो ऑन। ओके, तो इन सभी के टीचर्स को कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में, कोडिंग में, लॉजिकल सीक्वेंसिंग में, लर्निंग लूप्स में, इन सभी में ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा और लास्ट इशू है अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसके लिए $2 बिलियन का इंसेंटिव तय किया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है $2 बिलियन का इंसेंटिव प्रोग्राम देना ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री में, सो दैट यहाँ पे एमिशन कट हो सके और मेजर एक्सपोर्ट प्लेयर के फॉर्म में इंडिया इमर्ज हो सके। तो अभी 180 बिलियन रुपीज जो हैं वो इंसेंटिव के तौर पे दिए गए हैं हाइड्रोजन इंडस्ट्री को, सो दैट यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और ग्रीन हाइड्रोजन निकल कर आए जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें धीरे धीरे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल भी यूज होता है, और यहाँ पे आप जब वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से पास करवाते हो, तो यहाँ पे वाटर स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होकर इलेक्ट्रोलाइजर से बनाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन। और ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये बेसिकली ये ग्रीन हाइड्रोजन बनी कैसी, ये ग्रीन हाइड्रोजन बनी फ्रॉम वाटर, और ये वाटर कैसा था, ये पावर्ड था रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। ओके, तो ये हुआ क्या, फ्यूल फ्री ग्रीन हाउस गैस एमिशन यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कुछ नहीं होगा जब आप ग्रीन हाइड्रोजन को जलाओगे तो
ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ये कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक और हाईली कंबस्टिबल गैसियस सब्सटेंस है। हाइड्रोजन का आप सभी को पता है लाइटेस्ट सब्सटेंस होता है, लाइटेस्ट केमिकल है। और ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर हाइड्रोजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जीज पे डिपेंड करती है। रिन्यूएबल एनर्जी से जिस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे एमिट करवाया जाता है, हाइड्रोजन निकाला जाता है, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे ये वाला ग्रीन हाइड्रोजन को आप जलाओगे ना, तो कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी। प्रोडक्शन होता है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर का यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। और इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, इंडिया ने ये शुरू किया था नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एम है नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक ले जाना बाय 2030। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अलग अलग हाइड्रोजन के बारे में। ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कोइज एंड ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इनका, और हमको ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है। वैसे टर्कोइज हाइड्रोजन क्या है? मिथेन का आप पायरोलिसिस करोगे आपको टर्कोइज मिलेगा। ब्लू हाइड्रोजन इज मिथेन या कोल का आप गैसिफिकेशन करोगे कार्बन कैप्चर के साथ, तो आपको ब्लू हाइड्रोजन मिलेगा। और मिथेन और कोल का ही गैसिफिकेशन करोगे तो ग्रे हाइड्रोजन भी मिलेगा। जो टर्कोइज हाइड्रोजन है ना, उसमें सबसे ज्यादा अच्छी डीकार्बोनाइजेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो ये था हमारा पूरा अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं। पहला एडवांटेज तो यही है कि लॉन्ग पीरियड के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पे ग्रिड में अनस्टेबिलिटी वगैरह क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। काफी अच्छे से इसको स्टोर कर सकते हो, ग्रिड स्टेबिलिटी रहेगी। ओके, यानी कि अगर कोई केमिकल रहता सिर्फ तो दिक्कत थी। अभी हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, मॉनेटरी बेनिफिट्स काफी रहेंगे। साथ में बाय प्रोडक्ट जो बनेगा हाइड्रोजन से एक्सट्रैक्ट होके, वो काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहेगा। और ग्लोबल डोमिनेंस भी बढ़ रही है, कई सारी कंट्रीज हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में काम कर रही हैं। तो बेसिकली इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन इज टर्निंग आउट टू बी द फ्यूचर फ्यूल। ओके, ऑलराइट। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होता है? तो देखो, ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्रिएट हुई सोलर और विंड पावर के थ्रू। इस पावर को फीड किया गया सिस्टम में, और इसमें इलेक्ट्रोलाइजर लगाया गया, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, देख रहे हो। ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन को फिर स्टोर किया गया कंप्रेस्ड गैस या लिक्विड के फॉर्म में, और इसी हाइड्रोजन को फिर शिप कर दिया गया। तो दिस इज बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्यों था? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है वाटर का। ओके, ऑलराइट। तो ये था हमारा पूरा आज के सारे चीजें, सारे आर्टिकल्स हो गए। आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है एक मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से देशों से गुजरता है और कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है। तो कितने कॉन्टिनेंट हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं ये बताना है, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये भी बताना है आपको मुझे इन द कमेंट सेक्शन। एंड हमारा एक सरप्राइज आने वाला है आप सभी के लिए 1 जनवरी को। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना जो क्वेश्चन मैंने पूछा है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना। That was all. Thank you for watching and have a very good day.